पहले बजरंग दल पे और विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगाते। अगर हेट ना पसंद है भारतीय जनता पार्टी को, अगर नफरती माहौल खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी को, इन दो पार्टियों, इन दो आतंकवादी समूहों पर अगर आप अंकुश लगा देंगे, इन पर पाबंदी लगा देंगे, हिंदुस्तान का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। और ओवैसी साहब पर मैं ये जो आमतौर से लोग लगाते हैं इल्जाम कि बी टीम है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बी टीम है। लेकिन आप मुसलमानों की तक़वियत के लिए खड़े हुए हैं, मुसलमानों को तकसीम से बचाने के लिए खड़े हुए हैं। आपको मुत्तहिद होना चाहिए और तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। एनडीए तो खुला दुश्मन है, लेकिन इंडिया से उम्मीद थी, लेकिन इंडिया ने मुसलमानों को, दलितों को मजबूर समझा। 2024 हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के खास तौर से मुसलमानों के लिए बेहद अहम चुनाव है। अगर इस चुनाव में हमने चूक की, इस चुनाव में हम अगर जरा सी भी लापरवाही की, उसके नताइज हमारी नस्लों को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मुसलमानों की जो बर्बादी हमारी वजह से हो रही है, आपकी वजह से हो रही है, यह बर्बादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों को किसी कीमत पर तकसीम नहीं होने दिया जाएगा और आपको किसी मुसलमान के खिलाफ चुनाव लड़ने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2024 का चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, पर उससे ज्यादा सवाल खड़ा होता है कि 2024 की इस सियासत में मुसलमान किस तरफ रुख करने वाले हैं, क्योंकि मुस्लिम कयादत को इंडिया गठबंधन में न जगह दी जा रही है, न उनसे बात की जा रही है। पर इंडिया गठबंधन को मुसलमानों के वोट पूरी तरीके से चाहिए ताकि जो उनकी खोई हुई सत्ता है वो उन्हें वापस मिल सके। और एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसका एटीट्यूड पहले की तरह से ही लोगों के सामने है कि चाहे कोई आए कोई जाए, हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर इसी बीच सवाल खड़ा हो जाता है कि 2024 के इस चुनाव में मुस्लिम कयादत या मुस्लिम पार्टियां किस तरीके से रुख करने वाली हैं। आज इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब मौजूद हैं। हजरत, जिस तरीके से 2024 का चुनावी बिगुल बचा हुआ है, आप लगातार मुस्लिम क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोगों से आपने बातचीत भी की, कई लोगों के रिस्पांस आए, कई लोगों के रिस्पांस सामने नहीं आए। किस तरीके से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को आप? देखिए, हमारा तो मिशन हमेशा इत्तेहादे मिल्लत रहा है और अपने मुल्क के लिए तकलीफ़ महसूस करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो मुल्क में जो कुछ चल रहा है वो बेहद ख़तरनाक है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए। मुल्क खोखला हो गया है, कमज़ोर हो गया है, कर्जदार हो गया है और मुल्क को बेचा जा रहा है। ऐसी सूरत में इंडिया गठबंधन बना, हमें उम्मीद जगी कि एक बेहतर रास्ता बन रहा है। लेकिन वो इंडिया गठबंधन ने मुसलमानों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। यहाँ तक कि ओवैसी साहब को भी नहीं बुलाया, जबकि वो एक पार्टी थे, उन्हें बुलाया जाना चाहिए था, वो आते या ना आते। अजमल साहब को नहीं बुलाया गया। ऐसे और छोटी छोटी पार्टियां जो अपने अपने इलाकों में काम कर रही। तो मुसलमानों से जब दामन बचाया गया और ये महसूस किया गया कि एनडीए तो खुला दुश्मन है, लेकिन इंडिया से उम्मीद थी, लेकिन इंडिया ने मुसलमानों को, दलितों को मजबूर समझा कि मजबूर हैं, जाएंगे कहाँ। तो मजबूर और बेबस बन के हम जीने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया कि तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाएगा। तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। इनको मुत्तहिद करके
हम अपना एक मोर्चा बनाएंगे जिसमें तमाम मुस्लिम छोटी छोटी जो जमातें हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, बदरुद्दीन अजमल हैं, पीस पार्टी वाले हैं, ये तमाम लोगों को सबको दावत भी दी गई। काफ़ी लोग आए भी और सबने इत्तेफाक राय से ये बात कही कि वक्त की ज़रूरत है। हमारे उस मीटिंग में एससी अच्छी तादाद में आए और उन्होंने इत्तेफाक किया। एसटी, ओबीसी, ये तमाम लोग, ट्राइबल्स, अगर कोई नहीं आया बार बार तकाजे के बावजूद, मैंने टेलीफोन भी किया। फिर ये सोचकर बार बार जब मेरा टेलीफोन नहीं उठाया गया ओवैसी साहब के यहाँ, तो मैंने ये सोचा कि शायद उनके पास मेरा नंबर नहीं होगा, तो मैंने उनको एसएमएस किया अपने नाम के साथ कि ज़रूरी बात करनी है, आप कॉल बैक कर लीजिए। उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने दावतनामा भेजा, दावतनामे का भी कोई जवाब नहीं आया। ना खुद आए, ना अपना कोई नुमाइंदा भेजा, ना कोई जवाब दिया। ये पहली मीटिंग हमारी थी 8 तारीख को, दूसरी मीटिंग हमने रखी 24 तारीख को। 24 तारीख में भी मैंने वो तमाम कार्रवाई की कि पिछली मीटिंग में नहीं आ सके, किसी वजह से मसरूफियत रही होगी, इस मीटिंग में आ जाइए। और मैंने उसमें वाज़ेह तौर पे ये बात कही कि मेरा मकसद कोई फ़ायदा हासिल करना, किसी हाउस का मेंबर बनना या चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं है। आप आइए, आप क़यादत कीजिए। मैं आप तमाम लोगों के दरमियान पुल बनने का काम करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान किसी सूरत से एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और ये जो मजबूरी का टैग हमारे माथे पर लगा हुआ है, इसको हमें छुड़ाना है। तो दूसरी मीटिंग में भी नदारद रहे, और न सिर्फ नदारद रहे बल्कि किसी किस्म का कोई रिप्लाई, कोई रिएक्शन नहीं मिला उनकी जानिब से। ऐसी सूरत में मैं ये महसूस करता हूँ कि मुसलमानों की तकसीम जो रोकी जानी बेहद ज़रूरी है, और अगर वो ना रोकी गई तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है। अब ओवैसी साहब के मेरी जानकारी में आया कि उन्होंने 20 सीटें उत्तर प्रदेश में भी ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा था, 5 जीते थे लेकिन 25 हरवा दिए थे। अगर नीतीश कुमार जैसे आदमी की वहाँ सरकार बनी थी तो सिर्फ इस वजह से बनी थी, बीजेपी की जो सरकार बनी थी तो इस वजह से बनी थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ कितना नुकसान पहुँचाया। वही नुकसान मैं ये महसूस करता हूँ, ये सही है। और ओवैसी साहब पर मैं ये जो आमतौर से लोग लगाते हैं इल्ज़ाम कि बी टीम है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि बी टीम है। लेकिन आप मुसलमानों की तक़वियत के लिए खड़े हुए हैं, मुसलमानों को तकसीम से बचाने के लिए खड़े हुए हैं। आपको मुत्तहिद होना चाहिए और तमाम लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। वो छोटी छोटी पार्टियां जो अपने अपने ज़िलों में अपने अपने जगहों पर काम कर रही थी, आपने उनसे राय मशवरा किए बगैर, उनसे बात किए बगैर अपने उम्मीदवार उन जगहों पे उतारे। आपको इंडिया ने नज़रअंदाज किया, हमें तकलीफ हुई। आपके साथ पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, आप कोशिश करते हैं, हम तो तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं कि भाई हमने तो वाकओवर दिया ही नहीं। बरेली में भी आप आ गए, हमने वाकओवर दिया, ठीक है आप कर रहे हैं कीजिए। मैंने पिछले 10 साल से अपनी पार्टी सरेंडर की हुई है, क्योंकि मेरे लड़ने से मैंने ये महसूस किया कि जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ उनको कहीं फ़ायदा पहुँच सकता है। मैंने अपनी अना को अल्हम्दुलिल्लाह फना किया है कि अपनी मिल्लत को फ़ायदा पहुँचाना है तो अना को दरकिनार कर देना चाहिए। हमें ज़मीन पर रहना चाहिए, ज़मीनी हकीकत के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। ओवैसी साहब, जब इंडिया ने आपको नज़रअंदाज कर दिया, बाकी कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, न दलित आपके साथ है,
न SC ST में से, OBC में से कोई आपके साथ है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ मुसलमानों की बुनियाद पर आप कैसे चुनाव जीत जाओगे? इसका मतलब यह है कि आप जीतने के लिए नहीं, आप जिताने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ये तरीका है, ये नियत है, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वो बी टीम हो सकते हैं, लेकिन वो जो काम मुसलमानों की तक़वियत का करना चाहते हैं, उससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, इस बात का उन्हें एहसास दिलाना बेहद ज़रूरी है। और हम अपने कल के लिए नहीं, हमें अपने आज के लिए लड़ना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, लिंचिंग की जा रही है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और हम 30 साल बाद का प्रोग्राम बना के चलेंगे? हमें आज लड़ाई लड़नी है। 2024 हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के खास तौर से मुसलमानों के लिए बेहद अहम चुनाव है। अगर इस चुनाव में हमने चूक की, इस चुनाव में हम अगर जरा सी भी लापरवाही की, उसके नताइज हमारी नस्लों को भुगतने पड़ेंगे। इस बात का असदुद्दीन ओवैसी साहब को एहसास होना चाहिए। क्योंकि हजरत हमने देखा कि जब हम ज़मीनी स्तर पर रहते हैं, लोगों का आम तौर पर सवाल रहता है कि आप हजरत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बात कीजिए, मौलाना बदरुद्दीन अजमल से बात कीजिए। और जब आप ये पहल कर रहे हैं, क्योंकि कई तकरीर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी ये कह चुके हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टियों में मुसलमान हैं वो मेरे कंधों पर आकर के बैठ जाएं, मैं उन्हें विधानसभा और संसद पहुंचाने के लिए तैयार हूं। और आप भी यही कह रहे हैं कि मैं वो पुल बनना चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर से चल के जाइए, मुझे सियासत नहीं करनी है। ऐसे में मुसलमानों को लेकर के जो सियासत है वो कंफ्यूजन कहां क्रिएट हो रही है और क्यों इस पर अमल नहीं हो पाता? कंफ्यूजन कहीं नहीं है। ओवैसी साहब को मैंने सिर्फ इसलिए, ओवैसी साहब के फायदे के लिए, क्योंकि ओवैसी साहब पे बहुत से इल्जामात हैं। ओवैसी साहब हर जगह मुसलमान के पैर पे पैर रखने का काम करते हैं, मुसलमान को हराने की कोशिश करते हैं। अबू आसिम आज़मी को हराने की भरपूर कोशिश की गई, क्या जरूरत थी? अबू आसिम आज़मी वहां लड़ाई लड़ रहा है, उसका आप साथ नहीं दे सकते, तो कम से कम उसको हराने की कोशिश, आपने गलत काम किया। आपने अभी अभी क्रिकेटर क्या नाम है उसका, गौतम गंभीर, हैदराबाद में अजहरुद्दीन, अजहरुद्दीन को आपने जबरदस्ती हराया। और मैं ये पूछता हूं कि टी राजा के खिलाफ आपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? और आपके इलाके से वो जीत के आ जाता है, मुस्लिम वोटों से जीत कर आ जाता है। 1000 सवाल आपसे किए जा सकते हैं, लेकिन वो सवालात मैं नहीं करना चाहता। मैंने आपकी तक़वियत के लिए ये काम किया था कि आपके साथ दीगर माइनॉरिटीज नहीं खड़ी हो पा रही हैं, किसी वजह से दीगर हिंदू जमातें खड़ी नहीं हो पा रही है, SC खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो मैंने एक मोर्चा बनाने की कोशिश की और तमाम सेकुलर पार्टियों को मैंने उसमें दावत दी कि आइए। असदुद्दीन ओवैसी अगर इस मोर्चे में शामिल होते हैं तो तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, मैं भी उनके साथ हो गया, तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। और एक फायदा यह हुआ कि जितने दबे कुचले लोग हैं, सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, दलितों को भी पेशाब पिलाया जा रहा है, उनको भी बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की आबरूरेज़ी की जा रही है, उनके लिए लड़ाई लड़ने का। तो ये तमाम लोग आपके साथ तन्हा कोई आने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर आप इस मंच पर आते हैं तो आपके साथ तमाम लोग होंगे। बैठिए, बातचीत कीजिए और बंटवारा कीजिए। उसके बाद जब इस गठबंधन के साथ आप आ जाओगे तो एक तो आपकी जो मजबूरी का माथे पे टैग लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। हम एनडीए को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और इंडिया की तमाम बेईमानियों को उजागर कर सकते हैं। और मुसलमान एनडीए और इंडिया दोनों में से किसी को पसंद नहीं करता है। मुसलमान जानता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ओवैसी साहब इसके बावजूद अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो मैं अवाम में जाऊंगा और इस बात को अवामी सतह पर लेकर जाऊंगा कि ओवैसी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं ये सरासर गलत है, ये मुसलमानों का नुकसान है। मुसलमानों को तकसीम करने का काम आरएसएस नहीं कर रही है। आरएसएस की वजह से तो मुसलमान मुत्तहिद हो रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मुसलमान तफरीक में पड़ा हुआ है, मुंतशिर हो रहा है।
ओवैसी साहब को अपने तरीके पर गौर करना चाहिए और अपने इस अमल से तौबा करनी चाहिए, अपने उम्मीदवारों के ऐलान को वापस लेना चाहिए और गठबंधन में शामिल होना चाहिए। सियासत आप कीजिए, मैं सियासत नहीं करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं। आपको ये काम करना चाहिए और अगर आप तनहा लीडर हैं, आप लीडर बने रहिए, मुझे लीडरी का कोई शौक नहीं है, लीडर मैं बनना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमानों की जो बर्बादी हमारी वजह से हो रही है, आपकी वजह से हो रही है, यह बर्बादी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुसलमानों को किसी कीमत पर तकसीम नहीं होने दिया जाएगा और आपको किसी मुसलमान के खिलाफ चुनाव लड़ने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। क्योंकि जैसे कि हजरत अभी आपने कहा कि बंटवारे की बात, क्योंकि आप जो बयान देते हैं वो मीडिया में हाइलाइट्स बन जाता है और फिर ये बताया जाता है कि देखिए देश को तोड़ने वाली पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है। ये बंटवारा आखिरकार किससे चाहिए, ये बंटवारा किस चीज की बात की जा रही है? नहीं, बंटवारे से मुराद मेरी वोटों की तकसीम है। बंटवारे से मुल्क बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वोटों की तकसीम रोकने की बात कर रहा हूं। और ये वोटों की तकसीम उसी शक्ल में रुक सकती है जब ये तमाम लोग एक टेबल पर बैठें और सर जोड़कर बैठें कि हमें अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए और दीगर दबे कुचले समाजों के लिए हमें कैसे क्या बेहतर तरीका इख्तियार करना चाहिए। अगर इस तरह सर जोड़कर नहीं बैठोगे और इन संजीदा बातों पर गौर नहीं करोगे तो तुम अपना नुकसान नहीं करोगे, अपने मुल्क का और अपनी मिल्लत का नुकसान करोगे। क्योंकि हजरत जो कि साफ तौर पर हमने देखा कि बी टीम बता दिया जाता है। जब आपकी सियासी पार्टी थी तब आपके ऊपर भी ये तोहमत लगाए गए कि मौलाना जो हैं वो बीजेपी की टीम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अभी हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर के हमने देखा कि क्रॉस वोटिंग का नाम दे दिया जाता है। कांग्रेस के सीधे सीधे विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करते हैं। समाजवादी पार्टी के जो 7 विधायक हैं वो एनडीए के समर्थन में वोट करते हैं, पर सवाल नहीं किया जाता उनसे कि वो बी टीम है, और जब इनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो क्रॉस वोटिंग का नाम दिया जाता है। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर है? नहीं, देखिए ओवैसी साहब के लिए जो बी टीम कलम, मैंने पहले इस बात की वजाहत की कि मैं नहीं मानता कि वो बी टीम है। वो एक पार्टी है और पार्टी का काम है चुनाव लड़ना, लेकिन चुनाव लड़कर हम अपनी कौम को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं इस पर गौर कर। अगर हमारे चुनाव लड़ने से हमारी कौम का नुकसान हो रहा है तो हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कुर्बानी का जज्बा अगर आपके अंदर नहीं है, अगर सिर्फ आप अपनी पार्टी के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हो तो ये ठीक नहीं है। अपनी कौम के लिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। पार्टी का नफा होगा या नुकसान होगा, इससे ऊपर उठकर कौम का कैसे भला हो, अपने मुल्क का, अपनी मिल्लत का कैसे फ़ायदा हो, इस पर गौर करना चाहिए। रहा सवाल कांग्रेसी विधायकों का बीजेपी के साथ चला जाना, मैं सीधी बात करता हूँ, 1000 सवाल कांग्रेस के लिए मेरे पास हैं। पिछले 10 साल मैंने मनमोहन सिंह के यूपीए की शक्ल में मैंने देखे हैं और उन 10 सालों में मुसलमान किन किन तकालीफ से गुजरा है, किस किन जिल्लतों से गुजरना पड़ा है, किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा है। कांग्रेस ही के दौरे हुकूमत में हमारे माथे पर आतंकवादी होने का टैग लगाया गया था। अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से बॉम्बे बम ब्लास्ट की, बम्बई पर जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें हेमंत करकरे शहीद किए गए, अगर उसकी ईमानदाराना जांच करा ली होती, कांग्रेस को मालूम था कि किन लोगों ने उन आतंकवादियों को बुलाया, किन लोगों ने हायर किया और किस मकसद के लिए बुलाए गए थे, कांग्रेस सब जानती थी। अगर ईमानदारी से जांच, और आज भी अगर ईमानदारी से जांच कराई जाए तो वो तमाम लोग जिन्होंने साजिश रची थी मुल्क के खिलाफ हेमंत करकरे और उनकी टीम को कत्ल कराने के लिए, क्योंकि अगर हेमंत करकरे जिंदा रह जाते तो वो तमाम बेईमान उनके लैपटॉप में मौजूद थे और वो तमाम बातें सामने आ जाती। इस वजह से हेमंत करकरे, और आज उस शहीद का नाम कोई लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि हेमंत करकरे जो शहीद वतन है, अपने मुल्क के लिए उसने अपनी जान दी आतंकवादियों से लड़ते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आती कभी हेमंत करकरे का नाम नहीं लेते हो? तो मैं ये कह रहा हूं कि
कांग्रेस ने जो जुल्म ढाए हैं, जो ज्यादतियां की हैं, हम उन जराइम को भूले नहीं है। कांग्रेस ने सच्चर आयोग को किस तरह नजरअंदाज किया है, मुसलमानों को किस तरह जलील किया है। बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराई गई होती तो कांग्रेस सरकार का और आरएसएस का जो नाजायज गठबंधन था, नाजायज ताल्लुकात थे, वो खुल जाते। इसीलिए वो जांच नहीं कराई गई। और मैं आज भी कहता हूं कि मैंने जब ये कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता, दूसरी जगह के आतंकवाद के हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो साजिश रच के आरएसएस और गृह मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर साजिश रची और इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन नाम की हिंदुस्तान में कोई तंजीम नहीं है, ये कांग्रेस के गृह मंत्रालय ने ये तंजीम पैदा की थी। क्योंकि हजरत हमने देखा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने तो मुसलमानों मैं को- अपनी बात मुकम्मल कर लूं तो एनडीए साफ साफ खुली दुश्मनी पर आमादा है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। एनडीए की बात हम नहीं करते। इंडिया से कुछ उम्मीद थी, लेकिन इंडिया ने हमें मजबूर समझकर और हमें हिकारत की निगाह से जो देखा गया है, ये हिकारत और जिल्लत हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से मैंने एक मोर्चा बनाने की कोशिश की और उसमें तमाम लोगों को दम, और उससे असदुद्दीन ओवैसी और बाकी लोगों को बड़ा फायदा पहुंचता। मैं एमपी एमएलए बनना मेरा मकसद नहीं है। मैंने अपनी उस दावतनामे में भी ये लिखकर भेजा है कि मैं किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बनना चाहता। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मुसलमान जिन तकलीफ़ों से गुजर रहा है, इन तकलीफ़ों का किसी सूरत से इजाला किया जाए। क्योंकि हजरत जैसे कि मुसलमानों को लेकर के बात की जा रही है, मुसलमान तो हमेशा से मुस्लिम पार्टी को नदारत करता रहा है। वो तो अगर वोट देने की बारी आती है, अगर आप भी चुनावी मैदान में जाएं तो उम्मीदवारों को बोला जाता है कि इस बार आप चुनाव मत लड़िए क्योंकि ये कौम के लिए बड़ा नुकसान होगा, हम तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। ये सिलसिला जब तक नहीं बदलेगा तो तब्दीली कहाँ से आएगी? फिर तब्दीली आएगी। मैं ओवैसी साहब से ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव मत लड़िए, मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़िए, लड़ना पड़ेगा, लेकिन तरीके से लड़िए, गठबंधन बना के लड़िए, पार्टनरशिप कीजिए बाकी लोगों से। वो पार्टनर हम आपको तैयार करके दे रहे हैं, और हम लोग जब साथ खड़े हो जाएंगे और हमारे कुछ दलित और ओबीसी हमारे साथ आ जाएंगे तो आप एक ताकत दिखाने में कामयाब हो जाओगे। और उस ताकत को देखकर ये तमाम लोग ताकत के पुजारी हैं, उसके बाद वो तमाम लोग जो आपसे दंगा करने की बात करते हैं वो भी आपका झंडा उठाने पर मजबूर होंगे। आप तन्हा मुसलमान की बुनियाद पर आप कितनी ही बड़ी ताकत बन जाओ, आप चुनाव नहीं जीत सकते। मैं कहता हूं, आप बेहतरीन दाल बनाइए देसी घी में, बेहतरीन तड़का लगाइए, लेकिन उसमें अगर चुटकी भर नमक की आमेजिश नहीं होगी तो वो दाल खाने के लायक नहीं बनेगी। यही हाल ओवैसी साहब का है कि ओवैसी साहब के साथ वो तड़का तो दाल तो बहुत बेहतरीन बनाई है, लेकिन वो खाने के लायक इसलिए नहीं हो रही। मुसलमान भी इस बात को जान रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के दम पर हम चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे साथ जो दबे कुचले लोग हैं, जब तक वो खड़े नहीं होंगे तब तक कोई रास्ता नहीं बन सकता। और ये ज़रूरत, साथ खड़े होने की ये ज़रूरत उन दबे कुचले लोगों की भी है, हमारी भी है, उनके भी मसाइल हैं, हमारे भी मसाइल हैं। तो जिन लोगों की तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, वो तमाम लोग अगर मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। तो एनडीए का मुकाबला फिर तन्हा हम कर सकते हैं, हमारा ये गठबंधन कर सकता है। किसी हमें इंडिया की जरूरत, इंडी गठबंधन की जरूरत नहीं है। इंडिया का हम काम करना चाहते हैं और इंडिया को हम एनडीए या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की गुलामी से निजात दिलाने का काम करना चाहते हैं। और आप ये काम तन्हा नहीं कर सकते, सब मिलकर अगर लड़ेंगे,
सब मिलकर अगर लड़ेंगे तो कोई बेहतर नतीजा निकाला जा सकता है। क्योंकि हजरत हमने देखा कि एनडीए भी तो एक कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रही है 2024 में, जैसे कि आपने कहा जो दंगे कराने वाले लोग हैं, जो दंगा करने वाले लोग हैं, वो भी हमारा झंडा उठा करके आवाज बुलंद करेंगे। जो दंगे कराने की बात करते थे ऐसे लोगों का तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में टिकट काट दिया है। अगर बात की जाए रमेश बिथूड़ी की, नहीं, मैं ये नहीं मानता। जिनका टिकट काटा गया है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उनका इस वजह से टिकट काटा गया है कि वो उन्होंने हेट स्पीच दी। हेट स्पीकर्स और कितने हैं जिनको टिकट दिया गया है? इनकी ये तहकीक होना बाकी है कि इनका टिकट किस वजह से काटा गया है। अगर हेट स्पीच की वजह से काटा गया है तो ये तो साबित कीजिए पहले। उनसे कुछ और शिकायतें हो सकती है, उनकी बुनियाद पर काटा जा सकता है, क्योंकि हेट स्पीच की वजह से अगर काटते तो पहले बजरंग दल पे और विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगाते। अगर हेट ना पसंद है भारतीय जनता पार्टी को, अगर नफरती माहौल खत्म करना है भारतीय जनता पार्टी को, इन दो पार्टियों, इन दो आतंकवादी समूहों पर अगर आप अंकुश लगा देंगे, इन पर पाबंदी लगा देंगे, हिंदुस्तान का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर तो आपको आपके साथ हम भी खड़े हो जाएंगे। हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर जो सियासी सरगर्मी तेज है और जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बड़े बड़े ऐलान किए, और जो वक्त की जरूरत है वो वक्त की जरूरत ये है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। इसके लिए कोशिश लगातार हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब द्वारा जारी है। पर क्या ऐसी मजबूरी है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अभी तक गठबंधन के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं?